बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स न्यू सिलेबस के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स मैं आपको हर शॉर्ट क्वेश्चन वाइट बोर्ड पर बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करके दूंगा जिस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में सॉल्व किया जाता है, लिखा जाता है, सही हेडिंग्स के साथ, प्रॉपर मटेरियल के साथ और इजी वर्डिंग के साथ। तो अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस में फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लें और सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को फुल कर लें ताकि आपको वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ बिल्कुल क्लियर नज़र आए। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर वो हमसे पूछता है कि वाई डू वी फाइंड टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, द किलोग्राम एंड द मोल। वो कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमने 2 यूनिट्स क्यों निकाले हुए हैं। कौन कौन से 2 यूनिट्स हैं? किलोग्राम और मोल। स्टूडेंट्स, किलोग्राम आप जानते हैं हम इसको डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। जब भी आप बाज़ार से चीज़ लेने जाते हैं तो आप पहले उस चीज़ की अमाउंट बताते हैं कि आपको वो चीज़ कितनी चाहिए। 1 किलोग्राम चाहिए, 2 किलोग्राम चाहिए या 5 किलोग्राम चाहिए। तो मतलब अमाउंट के लिए ही ये वाला यूनिट यूज़ हो रहा है। किसी चीज़ का वज़न बताने के लिए यूनिट यूज़ हो रहा है कि वो कितनी अमाउंट आपको चाहिए। इसी तरीके से आपने बेस यूनिट्स और बेस क्वांटिटीज़ पढ़ रखे हैं और बेस क्वांटिटीज़ के अंदर एक क्वांटिटी जो है वो हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है? मोल। तो मोल भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट और किलोग्राम भी अमाउंट बताने के लिए यूज़ होते हैं। तो 2 यूनिट्स क्यों हैं? हम कोई एक सा यूनिट इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो हम उसके रीज़न बताएंगे। मैं आपको सिंपल वर्डिंग के अंदर बता दूं कि जब हमने किसी चीज़ को बड़े पैमाने पर मेजर करना हो ना, लार्ज स्केल में मेजर करना हो, तो फिर हम किलोग्राम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमने किसी चीज़ को छोटे पैमाने पर मेजर करना हो तो फिर हम मोल यूज़ करते हैं। एक और समझ लें, यानी जो किलोग्राम है वो चीज़ की क्वांटिटी बताता है कि हमें वो चीज़ कितनी चाहिए। तो इसी तरीके से हमारे पास जो मोल है ये चीज़ की क्वांटिटी यानी मिकदार नहीं बताता, बल्कि उस चीज़ के अंदर जब हमने नंबर ऑफ़ एटम्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बताने हो तो फिर हम मोल यूज़ करते हैं। यानी किलोग्राम जो है वो चीज़ कितनी भारी है इसके लिए इस्तेमाल होता है और मोल उस चीज़ के अंदर, उस सब्सटेंस के अंदर एटम्स मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है, तब हम मोल यूज़ करते हैं। आइए इसका आंसर पढ़ते हैं। इसके मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, आपको बारी बारी सारे पॉइंट्स समझाऊंगा। पहले हम उसको 1 लाइन के अंदर आंसर देते हैं कि किलोग्राम मेजर्स मैस। आप जानते हैं मैस का यूनिट किलोग्राम है, तो मैस को मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं? किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह वाइल मोल मेजर्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और जब हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स की तादाद बतानी हो तो फिर हम मोल यूज़ करते हैं। यानी किलोग्राम मैस मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है और मोल मैस मेजर करने के लिए नहीं। किसी चीज़ के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स की तादाद बतानी हो तो फिर हम मोल यूज़ करते हैं। अब हम किलोग्राम को अलग से थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे और मोल को हम यहाँ पर सेपरेट डिस्क्राइब करेंगे। तो किलोग्राम के मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखे हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। द किलोग्राम यानी जिसको हम केजी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इज़ द SI यूनिट ऑफ मैस। आप जानते हैं मैस का SI यूनिट हमारे पास किलोग्राम ही होता है। इट इज़ यूज्ड व्हेन वी मेजर द मैस ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली यूजिंग बैलेंस। और जब हम किसी भी चीज़ का मैस मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से या किसी भी वेट मैस मेजर करने वाली मशीन से, तो हम मैस का यूनिट जो है वो किलोग्राम ही यूज़ करते हैं। यानी जब आप बाज़ार से चीनी लेने जाएं या कोई भी चीज़ लेने जाएं तो वहाँ पर जो है हमारे पास उस बैलेंस के ऊपर जो मैस का यूनिट है वो किलोग्राम वाला ही इस्तेमाल होता है। किलोग्राम इज़ यूज्ड ऑन मैक्रो लेवल, बड़े पैमाने पर यूज़ होता है, यानी 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। इस तरीके से जो ह्यूमन है यानी इंसान का वज़न, इंसान का मैस वो भी किलोग्राम में ही होता है, जिस तरीके से 70 किलोग्राम। तो किलोग्राम यानी एक बड़ा यूनिट है। 1 किलोग्राम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 किलोग्राम की अगर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हों तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट होते हैं। लेट करें हमारे पास 1 किलोग्राम लोहा है, आयरन है, और 1 किलोग्राम हमारे पास कॉटन है, रुई है।
अब है तो दोनों, वो भी 1 किलोग्राम, लोहा भी 1 किलोग्राम है, रुई भी 1 किलोग्राम है, तो हमारे पास उनका मास तो 1 किलोग्राम दोनों का सेम है, लेकिन उनके अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो एक जैसी नहीं है। यानी लोहे के अंदर जो हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा है क्योंकि वो सॉलिड है, लेकिन 1 किलोग्राम रुई वो साइज़ में तो बड़ी नज़र आएगी, लेकिन उसके अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो कम होगी। इसी तरीके से 1 किलोग्राम लोहा और 1 किलोग्राम अगर आप एयर ले लें तो है तो 1 किलोग्राम, यानी मास तो 1 किलोग्राम है, लेकिन दोनों के अंदर पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम नहीं है, क्योंकि सॉलिड के अंदर एटम्स करीब करीब होते हैं तो उसके अंदर एटम्स की तादाद ज़्यादा होगी। इसके लिए इसी तरीके से हम अगर हमारे पास गैस है या लिक्विड है 1 किलोग्राम, तो है तो वो 1 किलोग्राम, लेकिन उसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स चूँकि थोड़े दूर दूर होते हैं तो लिहाजा एटम्स या मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होगी। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 किलोग्राम की आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं, तो वज़न तो उनका 1 किलोग्राम होगा, लेकिन हर किसी में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो डिफरेंट होगी। It is especially useful when we are not concerned with the number of particles but only with overall quantity of matter। यानी हम किलोग्राम को तब यूज़ करते हैं जब हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ कोई कंसर्न नहीं होता, हम सिर्फ चीज़ की क्वांटिटी बताते हैं। जिस तरीके से 1 किलोग्राम चीनी है या 1 किलोग्राम हम आटा लेते हैं, तो यहाँ पर हम यानी उसके अंदर जो एटम्स की तादाद है उसको नहीं देख रहे, हम सिर्फ क्वांटिटी को देख रहे हैं कि हमें सिर्फ ये चीज़ 1 किलोग्राम चाहिए। उस 1 किलोग्राम के अंदर एटम्स कितने हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, उसके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं होता। जब हम किलोग्राम यूज़ करते हैं तो किलोग्राम हमें ओवरऑल क्वांटिटी यानी जो मैटर है उसकी ओवरऑल क्वांटिटी बताता है, उस मैटर के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसके बारे में हमें नहीं बताता। यानी ये हमारे पास मैक्रो लेवल पे यूज़ होता है, यानी बड़े पैमाने पर यूज़ होता है, चीज़ों का वज़न मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आइए थोड़ी सी मोल की बात करते हैं। तो मोल के मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट ये है, द यूनिट मोल हेल्प्स अस टू काउंट द नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन अ सब्सटेंस। यानी मोल हमें किसी भी सब्सटेंस के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है ये हमें बताता है, और ये हम यूज़ करते हैं आमतौर पर केमिस्ट्री के अंदर। देखें, केमिस्ट्री के अंदर जब हम रिएक्शंस लिखते हैं तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, रिएक्शन की दोनों साइड्स के ऊपर जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ एटम्स है, उसका सेम होना ज़रूरी है। तो वहाँ पर हम किलोग्राम के साथ साथ मोल भी यूज़ करते हैं। मोल इज़ यूज्ड ऑन माइक्रो लेवल, बिल्कुल छोटे लेवल के ऊपर, एटॉमिक लेवल के ऊपर ये वाला यूनिट यूज़ होता है। और 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑलवेज हैव 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अब 1 मोल की कितनी भी चीज़ें हों तो उनके अंदर एटम्स की तादाद, पार्टिकल्स की तादाद सेम होगी। दिस नंबर इज़ कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर, और इस नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। जिस तरीके से अगर हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन हो तो वो 2 ग्राम बनती है, और 1 मोल ऑक्सीजन हो तो वो 32 ग्राम बनती है। अब देखें, ग्राम में अलग है लेकिन मोल में सेम है। तो जब हमारे पास जितनी भी डिफरेंट चीज़ें हों 1 मोल की, तो उनके अंदर एटम्स की तादाद क्या होती है, सेम होती है। क्योंकि हम एक एक एटम को अलग अलग मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है, तो इसलिए हम वहाँ पर फिर मोल वाला यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमने किसी चीज़ के बारे में बताना हो कि उसका वज़न कितना है, मैस कितना है, तो फिर हम किलोग्राम यूज़ करते हैं, और जब हमने किसी चीज़ के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स की तादाद बतानी हो फिर हम मोल यूज़ करते हैं। यानी जो किलोग्राम है वो बड़े पैमाने पर मैक्रो लेवल पर यूज़ करते हैं, और मोल जो है वो छोटे पैमाने पर माइक्रो लेवल पर यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप पेपर में इसको अटैम्प्ट कीजिएगा। 1 लाइन के अंदर पहले आंसर दें, और किलोग्राम की हेडिंग देने के बाद उसके 4 सेंटेंस उसके लिख दें पॉइंट्स बनाकर, और मोल की हेडिंग देने के बाद 3 सेंटेंस 3 पॉइंट्स बनाकर लिख दें, तो आपको इसके कंप्लीट 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो कहता है, 3 स्टूडेंट्स मेजर्ड द लेंथ ऑफ अ रॉड विद अ स्केल। 3 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने उनके पास एक रॉड है, उसकी लेंथ मेजर की स्केल से। अब स्केल आप जानते हैं इस तरीके से आपके पास होता है, ये हमारे पास स्केल है। इस स्केल से उन्होंने रॉड की ना इस तरीके से लेंथ मेजर की, ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, और उस स्केल के ऊपर जो मिनिमम डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है। अब स्टूडेंट्स, मिनिमम डिवीजन क्या होती है पहले आप ये भी देख लें। लेट करें ये हमारे पास इस तरीके से स्केल है, आपने देखा हुआ है स्केल ऐसे चलता है, ये हमारे पास 0, इसके बाद ये इस तरीके से छोटी छोटी लाइनें होती हैं, 1 2 3, फिर ये 5
6, 7, 8, 9 इस तरीके से ये 10 तक चलता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपने ये स्केल के ऊपर लाइनें देखी हुई हैं। तो अब मिनिमम डिवीजन बोलते हैं ये जो हमारे पास पहली दो है ना, ये वाली सिर्फ पहली दो, इनके दरमियान जो फासला है इसको बोलते हैं मिनिमम डिवीजन। ये है 1 मिलीमीटर। यानी कोई भी अगर आप दो साथ वाले छोटे ले लें, जिस तरह ये 5 और ये 6 वाला, इनके दरमियान ये भी 1 मिलीमीटर है, ये वाला और इसके साथ ये वाला ले लें तो 1 मिलीमीटर, इसको बोलते हैं मिनिमम डिवीजन। यानी छोटी जो डिवीजन है, जो दो छोटी लाइनों के दरमियान फासला है वो 1 मिलीमीटर का है। एंड रिकॉर्डेड एज, और तीनों स्टूडेंट्स ने उस रॉड की जो लेंथ मेजर की, पहले स्टूडेंट ने मेजर की 0.4235 मीटर रॉड की लेंथ, दूसरे स्टूडेंट ने उस रॉड की लेंथ उस स्केल से मेजर की और उसने कहा कि 0.42 मीटर है। थर्ड स्टूडेंट ने मेजर की 0.424 मीटर, कहता है कि विच रिकॉर्ड इज़ करेक्ट एंड वाई। यानी कि तीन स्टूडेंट्स हैं और तीनों ने सेम रॉड की लेंथ मेजर की और उनके पास स्केल भी एक जैसा ही है, और तीनों ने जो रॉड की लेंथ मेजर की ना उसकी वैल्यू ये वाली है। तो कहता है कि इन तीनों में से कौन सी जो रिकॉर्ड है, कौन सी मेजरमेंट ठीक है और वो क्यों ठीक है, ये भी हमने उसको बताना है। तो स्टूडेंट्स पहले हम यहाँ पर हेडिंग देंगे करेक्ट मेजरमेंट की, यानी इन तीनों में से करेक्ट कौन सी है, और फिर उसको वजह भी बताएंगे कि वही क्यों करेक्ट है, बाकी दो रॉन्ग क्यों है। तो बात ये है, पहले हम उसको वन लाइन के अंदर आंसर देते हैं कि ये वाली रीडिंग ठीक है, फिर वो क्यों ठीक है उसकी रीज़न हम बाद में देंगे। द करेक्ट मेजरमेंट इज़, जो इन तीनों में से जो करेक्ट है वो थर्ड स्टूडेंट वाली है 0.424 मीटर। तो ये हमने उसको पहले बता दिया कि ये करेक्ट वाली है। अब ये क्यों करेक्ट है आओ इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि उसने स्टेटमेंट के अंदर हमें मिनिमम डिवीजन बताई हुई है, और मिनिमम डिवीजन को ही हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। लीस्ट मतलब लीस्ट बोलते हैं कम को, और काउंट जो हम काउंटिंग कर सकते हैं। यानी इस स्केल से कम जो काउंटिंग है वो 1 मिलीमीटर की कर सकते हैं, इससे छोटी काउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इससे छोटी हमारे पास लाइन ही नहीं है। तो सबसे जो छोटी लाइन है, दो लाइनों के दरमियान फासला, वो 1 मिलीमीटर है। और अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जो इन दो लाइनों से भी छोटी हो तो उसको फिर हम इससे मेजर नहीं कर सकते। तो हम उसको बताएंगे कि ये जो स्केल है इसकी लीस्ट काउंट या इसकी जो मिनिमम डिवीजन आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताई है वो कितनी है, वो 1 मिलीमीटर है। अब 1 मिलीमीटर को आप मिली में लिख दें। मिली को ख़त्म करने के लिए आप 1000 पे तकसीम करते हैं, 1000 पे डिवाइड करते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे ना तो आएगा 0.001 मीटर। यानी कि मिली 10 की पावर -3 होता है ना, तो 10 की पावर -3 क्या होता है, 0.001 मीटर। अब हम इस रीडिंग के मुताबिक जो हमारे पास मेजरमेंट, जो रीडिंग इस लीस्ट काउंट के मुताबिक आएगी वही ठीक होगी, बाकी जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। अब इसके मुताबिक का क्या मतलब है, इसके मुताबिक का मतलब ये है, अब देखिए इसमें इशारिया के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, 2 और 3, यानी कि वो वाली रीडिंग ठीक होगी जो 3 डेसिमल प्लेसेस तक होगी। यानी जिस रीडिंग में स्केल के मुताबिक, इस स्केल के मुताबिक मीटर्स में, इस स्केल के मुताबिक जिस रीडिंग में इशारिया के बाद 3 डिजिट्स होंगे वही रीडिंग इस स्केल के मुताबिक ठीक होगी, बाकी रॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए चूंकि इसमें इशारे के बाद 3 डिजिट्स हैं तो ये इस स्केल के मुताबिक रीडिंग लिखी गई है। 0.42 जो है ये इस स्केल के मुताबिक नहीं है, और ये स्केल जो है इतनी रीडिंग मेजर ही नहीं कर सकता। इन इशारे के बाद 4 हिंस से जो है 4 डिजिट्स, ये वाला स्केल जो उसने मेंशन किया है ये मेजर ही नहीं कर सकता। तो हम उसको बताएंगे द स्केल यूज्ड हैज़ अ मिनिमम डिवीजन ऑफ 1 मिलीमीटर। ये देखो उस स्केल ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज़ 1 मिलीमीटर। जो हम स्केल इस्तेमाल कर रहे हैं ना उसके ऊपर जो सबसे छोटी डिवीजन है, दो छोटी लाइनों के दरमियान, किसी भी दो छोटी लाइनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर। जिस तरीके से ये 0 के बाद 1 मिलीमीटर, फिर 2 मिलीमीटर, फिर 1 का फ़र्क, फिर 3 मिलीमीटर, 2 के बाद 3 आ गया, फिर 1 मिलीमीटर का फ़र्क, तो 1 मिलीमीटर का डिफरेंस है। अब 1 मिलीमीटर कितना होता है मीटर में, विच इज़ 0.001 मीटर। यानी कि हमने पहले उसकी लाइन रिपीट की कि जो स्केल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी जो मिनिमम डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है या मीटर्स के अंदर इतनी है। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है द मेजरमेंट कैन ओनली बी रिलायबल अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस इन मीटर। यानी वही मेजरमेंट ठीक समझी जाएगी जो 3 डेसिमल प्लेसेस तक होगी, जिसमें इशारे के बाद 3 डिजिट्स होंगे। अब हम उसको बताएंगे कि 0.424 वाली जो रीडिंग है ना,
इज़ रिकॉर्डेड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद इशारे के बाद 3 डिजिट्स हैं, मैचिंग द प्रिसीजन ऑफ द स्केल, और ये स्केल की लीस्ट काउंट के साथ बिल्कुल सही मैच कर रही है। देयर फोर द करेक्ट रिकॉर्डेड वैल्यू इज़ दिस, तो इसलिए यही करेक्ट है, बाकी दोनों जो हैं वो इनकरेक्ट हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये था इसका आंसर, आप इसको ऐसे पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट के अंदर वो हमसे पूछता है कि वाई इज़ द किलोग्राम नॉट द ग्राम द बेस यूनिट ऑफ मैस, यानी कि हमारे पास किलोग्राम जो है यही बेस यूनिट क्यों है मैस का, ग्राम क्यों नहीं लिया गया। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 1960 के अंदर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर हमारे पास 7 क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में गई थी, और उनके यूनिट्स जो हैं वो बेस यूनिट्स कहलाते हैं, जो कि 7 ही हैं। तो 7 क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ हैं, जिनमें हमारे पास लेंथ है, मैस, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये सातों क्वांटिटीज़ जो हैं इनका टेबल भी आपकी बुक के ऊपर बना हुआ है। इनके यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स कहते हैं। तो मैस का जो एसआई यूनिट है बेस यूनिट्स के अंदर वो हमारे पास किलोग्राम लिया गया है। मैस के और भी कई यूनिट्स हैं, जिस तरीके से ग्राम है, इस तरीके से पाउंड है। पाउंड आप जानते हैं ना, पाउंड भी मैस का यूनिट है। 2 ग्राम का पाउंड या 20 ग्राम पाउंड का केक जो है आप लेते हैं, तो पाउंड भी हमारे पास है। इस तरीके से टन है, मन है, ये सारे हमारे पास मैस के यूनिट्स हैं। तो अब इन सब को छोड़कर, ख़ास तौर पर ग्राम को छोड़कर, किलोग्राम को ही हमने एसआई यूनिट के अंदर क्यों रखा, मैस के यूनिट में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें कि जब एसआई यूनिट्स बने थे तो तब हमने उन यूनिट्स को एसआई यूनिट के अंदर लिखा था जो ज़्यादा यूज़ होते हैं और जो ह्यूमन स्केल के ऊपर पूरा उतरते हैं। अब आप जानते हैं हमारे पास डेली लाइफ के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब का मैस किलोग्राम के अंदर ही होता है। जिस तरीके से एक जो ह्यूमन है, एक इंसान का वज़न 60 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, ठीक है, ग्राम में नहीं होता। इसलिए एक छोटा सा बच्चा भी हो तो उसका वेट भी किलोग्राम में होता है, ग्राम में नहीं होता। इस तरह जो आपका स्कूल का बैग है, कॉलेज का बैग है, वो भी हमारे पास 2 से 3 किलोग्राम का होता है। तो ग्राम जो है ना, ये एक छोटा यूनिट है। हम डेली लाइफ के अंदर हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ज़्यादातर उनका मैस किलोग्राम में ही होता है। तो ऐसे यूनिट्स के अंदर वो यूनिट रखे गए थे जो ह्यूमन स्केल के ऊपर पूरा उतरते हैं। जिस तरीके से देखें लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट मीटर रखा गया है। भाई सेंटीमीटर क्यों नहीं रखा गया, पूछ सकता है। जिस तरह यहाँ पर किलोग्राम रखा गया, ग्राम क्यों, क्योंकि ग्राम बहुत छोटा है, हम उसको आम डेली लाइफ के अंदर यूज़ ही नहीं करते। हम किलोग्राम ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, चीज़ खरीदने जाएँ तो किलोग्राम में लेते हैं। इस तरीके से सेंटीमीटर बहुत छोटा है। हमारी जो डेली लाइफ के अंदर जो ज़्यादातर डिस्टेंस है वो मीटर में होता है। इंसान की हाइट जो है वो मीटर में है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी जो हाइट है वो हम ज़्यादातर मीटर में ही मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर नहीं करते। तो यहाँ पर बात ये है कि हमारे पास किलोग्राम डेली लाइफ के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एक बड़ा यूनिट है। और फिज़िक्स और इंजीनियरिंग के अंदर मैथ्स का जो एसआई यूनिट्स है वो किलोग्राम में यूज़ होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर या फिज़िक्स के अंदर हम जिन चीज़ों को स्टडी करते हैं वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि इनका मैथ्स किलोग्राम में ही होना चाहिए। ग्राम जो है वो बहुत ही छोटा यूनिट बन जाता है। लेट करें अब जो ग्राम है ना, उसके अंदर नंबर बहुत बड़ा बनता है, वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। जिस तरह मेरा मैथ्स जो है वो 70 किलोग्राम है, तो अगर मैं ग्राम में बताऊंगा तो ये बनेगा 70,000 ग्राम। तो देखिए इतना बड़ा नंबर जो है जब इक्वेशंस में या न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे तो वो कैलकुलेशंस को डिफ़िकल्ट कर देगा। किलोग्राम के अंदर जो नंबर है वो छोटा रहता है, जिससे हमारी कैलकुलेशंस जो है या न्यूमेरिकल जो है वो बड़े आसानी के साथ सॉल्व हो जाते हैं। आइए हम इसका आंसर देते हैं। मैंने इसकी रीज़न्स लिखी हैं कि भाई किलोग्राम क्यों यूज़ होता है। हम बारी बारी सबको पढ़ते हैं। मैंने 6 रीज़न्स लिखी हैं, पेपर के अंदर आप 4 लिख सकते हैं, 4 से 5 इनफ होते हैं। वाई किलोग्राम नॉट ग्राम, किलोग्राम क्यों, ग्राम क्यों नहीं, तो इसकी आप हेडिंग देना चाहें तो दे लें, अच्छी हेडिंग है। द किलोग्राम इज़ द बेस यूनिट ऑफ मैस। हम उसी की स्टेटमेंट को एक दफ़ा रिवाइज कर रहे हैं। किलोग्राम जो है वो मैस का बेस यूनिट है, ऐसा यूनिट है, नॉट ग्राम, ग्राम नहीं है। इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम ऐसा यूनिट्स कहते हैं बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। यानी हम जो है मैस का जो बेस यूनिट है, जो एसआई यूनिट है, वो किलोग्राम यूज़ करते हैं, ग्राम यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते? बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। इसकी कुछ वजूहात हैं, वही उसने पूछी हैं, वो हम यहाँ पर इसको लिखने लगे हैं, बताने लगे हैं। तो पहली रीज़न ये है, किलोग्राम इज़ मोर सुटेबल यूनिट फॉर मैस मेजरमेंट इन डेली लाइफ टू मेजर मैस ऑफ ह्यूमन्स बॉडी एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। मैं आपको बता चुका हूँ
किलोग्राम जो है वो ज़्यादा सूट करता है। डेली लाइफ जितने भी हमारे पास डेली लाइफ के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमन बॉडी है या बाकी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका मैथ जो है वो किलोग्राम के अंदर ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा सूटेबल रहता है। जिस तरह ह्यूमंस है तो कोई भी इंसान है उसका मैथ ग्राम में नहीं होता, इतना छोटा कोई भी इंसान नहीं होता। तो इंसान का मैथ किलोग्राम है। आपके स्कूल का बैग है, किलोग्राम के अंदर उसका मैथ है। आप जिस टेबल या चेयर पे बैठते हैं वो भी किलोग्राम में होती है। तो हम डेली लाइफ के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स के साथ हमारा वास्ता पड़ता है वो सारे किलोग्राम के अंदर ही होते हैं। तो हम फिर ग्राम क्यों यूज़ करें, जबकि हम ग्राम को बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत थोड़ी मिकदार के लिए वो इस्तेमाल होता है। और हम ज़्यादातर डेली लाइफ के अंदर जिन चीज़ों से हमारा वास्ता पड़ता है वो सारी की सारी किलोग्राम्स में ही होती हैं। तो इसलिए हम किलोग्राम को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा सूटेबल है, हमारी मेजरमेंट इससे आसान हो जाती है। ग्राम जो है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। आगे दूसरी रीज़न ये है, किलोग्राम इज आल्सो वेरी सूटेबल यूनिट इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस। अब साइंटिफिक और जो इंजीनियर्स हैं वो भी ज़ाहिर बात है मैथ्स को मेजर करने के लिए किलोग्राम का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अब इंजीनियर्स जो हैं उन्होंने एरोप्लेन्स बनाने होते हैं, कार्स बनानी होती हैं। तो अब कार्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, तो ये सारे के सारे मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं। किलोग्राम के अंदर इनका मैथ अच्छा रहता है, 1000 किलोग्राम, 1200 किलोग्राम। अब लेट करें 1200 किलोग्राम की एक कार है, तो अगर हम उसको ग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो बनेगा 1,20,000 ग्राम। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, अनकन्वीनियंट है, सूटेबल नहीं है। किलोग्राम जो है वो कैलकुलेशंस के लिए, इंजीनियर्स के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, उसको बोलना, उसको पढ़ना, उसके साथ कैलकुलेशंस करना अच्छा रहता है, छोटा नंबर यूज़ होता है। इट वॉज हिस्टोरिकली डिफाइंड फर्स्ट, किलोग्राम पहले ईजाद हुआ था हिस्ट्री के अंदर, इसलिए किलोग्राम जो है वो शुरू से इस्तेमाल होता आ रहा है। तो इसलिए इसको बेस यूनिट रखा गया। ग्राम जो है छोटा यूनिट है, बाद में छोटी चीज़ों के लिए बना, तो इसलिए इसको बेस यूनिट के अंदर शामिल नहीं किया गया। उसके बाद रीज़न नंबर 4 है मैनी अदर एसआई यूनिट्स, और भी जितने एसआई यूनिट्स हैं सच एज न्यूटन। अब आप देखें न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह जाउल, जाउल किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इस तरह मोमेंटम यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जितने भी यूनिट्स हैं उनमें किलोग्राम हम यूज़ करते हैं। आर ड्राइव्ड यूजिंग द किलोग्राम, तो इनमें किलोग्राम यूज़ होता है, यानी न्यूटन जो है इसमें किलोग्राम यूज़ हो रहा है। वर्क वाले फार्मूले में किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मोमेंटम में जितने भी हमारे पास यूनिट्स हैं। तो अगर हम ग्राम यूज़ करेंगे ना तो फिर हमें 7 किलो की जगह पे 1000 लगाना पड़ेगा। तो 1000 का एक एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा जो हमारी कैलकुलेशंस को, यूनिट्स के तरीके के लिखने को ख़राब कर देगा, इसलिए हम किलोग्राम यूज़ करते हैं। नंबर 5 रीज़न क्या है, ग्राम इज़ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ फॉर मैनी एवरीडे एंड साइंटिफिक यूजेज। तो जो ग्राम है ना वो बहुत छोटा यूनिट है। आम जिंदगी के अंदर या साइंटिफिक यूजेस के अंदर जो साइंसदान चीज़ों को या हम डे लाइफ के अंदर चीज़ों को यूज़ करते हैं, अगर हम वहाँ पर ग्राम यूज़ करेंगे तो ग्राम एक बड़ा छोटा यूनिट बनेगा जो कि अच्छा नहीं रहेगा। मैं आपको बता चुका हूँ जिस तरीके से मेरा वज़न अगर मैं अपना वज़न ग्राम में बताऊँगा तो वो 70,000 ग्राम बनेगा, तो ये मतलब एक अच्छा नहीं है। इस तरह अगर आपका बैग जो है उसका वज़न 3 किलोग्राम है, आप बताएंगे 3000 ग्राम है, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ठीक है। आप चीज़ लेने जाते हैं 5 किलो, आप सेब लेते हैं, एप्पल्स लेते हैं, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि मुझे 5000 ग्राम जो है वो एप्पल्स दे दो, आप बोलेंगे मुझे 5 किलोग्राम या 1 किलोग्राम जो है वो एप्पल दे दो। तो यहाँ पर किलोग्राम जो है ये एवरीडे लाइफ के अंदर बहुत अच्छा फिट बैठता है, सूटेबल बैठता है। ग्राम यूज़ करेंगे तो वो सही नहीं बैठेगा, वो एक बड़ा नंबर बन जाएगा जो कि अजीब सा लगता है। लास्ट पॉइंट, इफ़ मैथ्स वर मेजर्ड इन ग्राम, ये वही अभी मैंने जो आपको बात बताई है वही बात है। अगर हम मैथ्स को ग्राम मेजर करेंगे, द मेजरमेंट वुड इन्वॉल्व लार्ज नंबर, तो बड़े बड़े नंबर इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ जिस तरह कार का वजन 1200 किलोग्राम है तो इसको ग्राम में करेंगे तो ये लाखों ग्राम बन जाएगा, मेकिंग दैम लेस कन्वीनियंट। तो इस तरीके से वो आसान नहीं रहता, वो थोड़ा सा अजीब लगता है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से लेट करें 5 किलोग्राम की बजाय आप 5000 ग्राम यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है। 5 किलोग्राम जो है पढ़ना भी आसान है, लिखना भी आसान है और समझना भी आसान है। ग्राम के अंदर मैथ्स लिखा हो तो उसको लिखना वो बड़ा नंबर बनेगा, उसको समझना वो थोड़ा सा अजीब लगेगा, उसके साथ कैलकुलेशंस करना मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए हमने किलोग्राम को एस यूनिट में इसलिए रखा है चूँकि डेली लाइफ के अंदर हम किलोग्राम को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। डेली लाइफ के अंदर हम जितने ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं उनका मैथ्स किलोग्राम में होता है। ग्राम एक बहुत ही छोटा यूनिट है, इसलिए हमने एस यूनिट का सिस्टम जब बनाया तो उसमें मैथ्स का यूनिट जो है वो किलोग्राम को रखा। तो स्टूडेंट्स ये थी इसके रीजंस, आपने 3-4 रीजंस लिख दे, चूँकि 2 रीजंस का 1 नंबर होता है तो कम से कम आप 4 पॉइंट्स यानी 4 सेंटेंसेस लिख दें जो उनसे आपको लगते हैं। 4 से ज़्यादा 5 लिखना चाहें तो वो फिर आपकी मर्ज़ी है। उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये डायमेंशंस के रिलेटेड है और डायमेंशंस जो है आपके चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको डायमेंशंस बनानी आनी ही चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस को हम देखते हैं। कहता है कंसीडर द इक्वेशन, उसने हमें एक इक्वेशन दी है, खुद से ली हुई इक्वेशन है P इज इक्वल टू क्यू प्लस आर। ये मतलब कुछ क्वांटिटीज़ हैं, जिस तरीके से F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो F एक क्वांटिटी है, मैस एक क्वांटिटी है, ए एक्सेलरेशन एक क्वांटिटी है। तो ये उसने एक इक्वेशन खुद से बनाई है। कहता है कि इफ़ Q एंड R बोथ हैव द डायमेंशंस ऑफ MLT, कि अगर हमारे पास Q और R दोनों की डायमेंशंस MLT हो, यानी Q की डायमेंशन भी ये है और R की डायमेंशन भी ये है, तो फिर व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ P, तो फिर P की डायमेंशन क्या होगी। यानी उसने हमें Q और R की डायमेंशन बता दी है, P की डायमेंशन हमने बतानी है। और व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ P, और P का यूनिट क्या होगा, यानी P की डायमेंशन क्या होगी और P का यूनिट क्या होगा, जबकि Q और R की डायमेंशन उसने दी हुई है। स्टूडेंट्स, पहले हम इतना आंसर मैं आपको समझा दूं, इसके बाद इसका नेक्स्ट सेंटेंस हम बाद में पढ़ेंगे। देखें, बात ये है कि फिज़िक्स के अंदर जब भी हम किसी इक्वेशन को लिखते हैं तो इस इक्वेशंस के अंदर जितने भी टर्म्स यूज़ होती हैं उनकी डायमेंशंस और यूनिट सेम होते हैं। अगर सेम ना हो तो वो इक्वेशन ही रॉन्ग हो जाती है। आइए मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। देखें, हम यहाँ पर बहुत ही फेमस इक्वेशंस एक दो लिख के समझेंगे। लेट करें मेरे पास इक्वेशन है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब ये आप जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें ये हमारे पास वेलोसिटी, ये AT। तो देखो, ये इक्वेशन तभी करेक्ट होगी जब इसमें जितने भी ये वर्ड्स यूज़ हुए हैं, क्वांटिटीज़ यूज़ हुई हैं, इन सब की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, इन सब का यूनिट भी सेम होना चाहिए। वेलोसिटी काउंट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होगा, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही होगा। अगर इनका यूनिट और डायमेंशन सेम नहीं होता तो इक्वेशन ही रॉन्ग हो जाती है। अब देखें, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम का सेकंड। तो मीटर, अब s ये -2 और ये +1, तो -1 बना। तो देखें, तीनों का यूनिट सेम है, तो अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन तो यूनिट से बनती है, वो भी सेम होगी। एक और एग्जांपल ले लें। लेट करें हमारे पास ये इक्वेशन है, यहाँ पर s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इक्वेशंस तभी सही होती है जब उसके अंदर जितनी भी ये टर्म्स यूज हुई हो, इन सब का यूनिट्स भी सेम हो, डायमेंशन भी सेम हो, ठीक है, इनकी सेम होती है। जिस तरह देखें, s आप जानते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का क्या है, मीटर। तो अगर इसका मीटर है तो इसका भी मीटर होगा, इसका भी मीटर होगा, यानी जितनी भी टर्म्स है सब का यूनिट्स और सब की डायमेंशन सेम होगी। मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ, तो इसका निकाल लें। ये देखें, VI वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये टाइम है तो टाइम का सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड। तो ये s-1 ये s+1 ये कट जाएंगे तो सिर्फ मीटर बना, तो इसका भी मीटर आया, इसका भी मीटर, और इसका यूनिट भी मीटर ही होगा। आप लोग निकाल के देख लें। देखिए, 1/2 का तो यूनिट नहीं होता ना। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये यहाँ पर आपको पता है t का स्क्वायर आना है, हाफ AT स्क्वायर होता है। और टाइम का होता है सेकंड, चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो सेकंड का स्क्वायर बनेगा। अब देखें, ये s+2 ये -2 कट गया तो ये भी क्या है, मीटर। तो देखो, तीनों का यूनिट भी सेम है तो तीनों की डायमेंशन भी सेम होगी। तो मैं आपको बता चुका हूँ, फिजिक्स के अंदर जितनी भी इक्वेशंस होती हैं उनके अंदर जो प्लस, जब चीज़ें प्लस हो रही हो, ठीक है, जिस तरीके से ये दो चीज़ें प्लस हो रही हैं यहाँ पे भी, या माइनस हो रही हो, तो उन चीज़ों की डायमेंशन भी सेम होती है और यूनिट भी सेम होता है। लेट करो, अगर इसकी डायमेंशन मीटर, इसकी डायमेंशन कुछ और बन रही है, मीटर के अलावा कुछ और बन रही है, तो फिर ये इक्वेशन ही रॉन्ग हो जाएगी। फिजिक्स के अंदर ऐसे इक्वेशंस को रॉन्ग होती है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ कि यानी ये हमारे पास इक्वेशन है ना, P इज इक्वल टू Q प्लस R। तो अगर Q की डायमेंशन ये है और R की डायमेंशन भी ये है, तो P की डायमेंशन भी फिर यही होगी। तीनों की डायमेंशन सेम ही होनी चाहिए, अदरवाइज ये इक्वेशन ही रॉन्ग होगी। डायमेंशन ऑफ P क्या होगी, गिवन इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल टू Q प्लस R, ये उसने इक्वेशन बता दी। अब हम यहाँ पर उसको बताएंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है कि हमारे पास इक्वेशंस वही रॉन्ग सही होगी जिसकी लेफ्ट और राइट साइड की डायमेंशन सेम आएगी। द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस आर सेम, यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि दोनों साइड्स पर डायमेंशन जो है वो सेम आनी चाहिए। आपकी एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं जहां पर आप किसी भी इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट प्रूव करते हैं।
तो यहाँ पर हम उसको बताएंगे आल्सो इन फिजिक्स, फिजिक्स में ओनली दोज इक्वेशंस कैन बी एडिड विच हैव सेम डायमेंशंस, सिर्फ वही क्वांटिटीज आपस में ऐड हो सकती हैं जिनके डायमेंशन सेम हो। यानी अगर क्यू की डायमेंशन कुछ और है, आर की डायमेंशन कुछ और है, तो ये आपस में ऐड ही नहीं हो सकते। जिस तरीके से लेट करें ये वी आई है, ये ए टी है, अगर ए टी की डायमेंशन कुछ और होती, वी आई की डायमेंशन कुछ और होती, तो ये आपस में ऐड हो ही नहीं सकते। यानी सेम डायमेंशन सेम यूनिट्स वाली क्वांटिटीज ही ऐड होती हैं, ठीक है। तो सो डायमेंशन ऑफ पी मस्ट बी सेम एज क्यू एंड आर, तो जो डायमेंशन क्यू की होगी, जो डायमेंशन आर की होगी, जो उसके उसने बताई है, तो पी की डायमेंशन भी वही होगी। तो डायमेंशन ऑफ पी क्या होगी, एम एल टी। यानी अगर Q और R दोनों की डायमेंशंस ये है तो P की डायमेंशन भी सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशंस के अंदर, इक्वेशंस के लिए सही होने के लिए ये शर्त है कि उसमें जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उन सब का यूनिट्स और उन सब की डायमेंशन सेम हो। मैं आपको समझा चुका हूँ, मैंने एग्जांपल्स भी दी है। आप कोई भी इक्वेशन लिख लें, सब के अंदर यही रोल अप्लाई होता है। ऐसा यूनिट ऑफ P, उसने P का यूनिट भी पूछा है, तो एज द डायमेंशन ऑफ पी आर, तो डायमेंशन ऑफ पी हमें पता चल गया एम एल टी है। अब द एस सा यूनिट ऑफ पी, पी का फिर इसका यूनिट क्या होगा, एम मैस किलोग्राम, एल जो है वो लेंथ मीटर, टी टाइम को शो कर रहा है और टाइम क्या होता है सेकंड, तो किलोग्राम मीटर सेकंड, किलोग्राम मैस होता है एम आएगा, मीटर लेंथ होती है एल आएगा, सेकंड टाइम होता है टी आएगा। तो ये तो बड़ा सिंपल सा था। अब वो इसके बाद वाले सेंटेंस में कहता है इफ डायमेंशंस ऑफ क्यू आर डिफरेंट फ्रॉम आर, इन लेट करें क्यू और आर की जो है वो डायमेंशंस अलग अलग है, अगर लेट करें इनकी डायमेंशन अलग अलग है, कुड वी डिटरमिन द डायमेंशन ऑफ पी, तो क्या हम पी के डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, तो भी हम यहाँ पर फिर पी के डायमेंशन को फाइंड नहीं कर सकते। देखें लिखा हुआ है इफ़ Q एंड R हैव डिफरेंट डायमेंशंस, अगर Q और R, इफ़ Q वर डिफरेंट फ्रॉम R, अगर इनकी डायमेंशंस क्या हो, डिफरेंट हो, वी कुड नॉट डिटरमिन द डायमेंशन ऑफ P, तो हम P के डायमेंशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। कुड वी डिटरमिन द डायमेंशन ऑफ P, वी कुड नॉट डिटरमिन द डायमेंशन ऑफ P, अगर इन दोनों की डायमेंशन डिफरेंट होगी तो P जो है उसकी डायमेंशन को हम डिटरमिन नहीं कर सकते। आगे फिर मैंने वही पॉइंट लिखा है, क्या है कि इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जब हम चीज़ों को ऐड करते हैं, जिस तरह ये दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, यहाँ पे ऐड हो रही हैं, यहाँ पे ऐड हो रही हैं, तो ऑल टर्म्स मस्ट हैव सेम डायमेंशन, तो जितनी भी टर्म्स हैं उन सब का यूनिट और उन सब की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर इनकी डायमेंशंस जो है वो सेम नहीं होगी तो फिर ये आपस में ऐड ही नहीं हो सकते, फिर ऐसी इक्वेशन को हम रॉन्ग कंसीडर करते हैं। अदरवाइज द इक्वेशन इज़ फिजिकली इनकरेक्ट, अगर इनकी डायमेंशन डिफरेंट होंगी तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी, और फिर इस तरीके से हम P की डायमेंशन फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट के अंदर वो हमसे पूछता है कि व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ क्लॉक इफ़ इट हैज़, एक हमारे पास क्लॉक है, घड़ी है, उसकी लीस्ट काउंट क्या होगी अगर, आगे इसके दो पार्ट्स बने हुए हैं। पहले पार्ट में वो कहता है आवर्स हैंड, मिनट्स हैंड एंड सेकंड हैंड, यानी जो हमारे पास घड़ी है ना उसके ऊपर 3 सुइयां हैं, 3 नीडल्स हैं, एक घंटे वाली भी सुई है, मिनट वाली भी सुई है और सेकंड वाली सुई भी है। जबकि बी पार्ट के अंदर कहता है आवर्स हैंड एंड मिनट्स हैंड, यानी अब जो हमारे पास घड़ी है ना उसके ऊपर सेकंड वाली सुई नहीं है, सिर्फ घंटे वाली है और मिनट वाली है। तो पहले वाली जो वॉच है, क्लॉक है, उसकी लीस्ट काउंट क्या होगी, और जो बी पार्ट के अंदर क्लॉक है या वॉच है उसकी लीस्ट काउंट क्या होगी। तो स्टूडेंट्स पहले हम देखते हैं कि लीस्ट काउंट होती क्या है और फिर दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो लीस्ट काउंट देखिए नाम से ही पता चल रहा है, लीस्ट, लीस्ट बोलते हैं कम को, जो सबसे कम चीज़ है उसको बोलते हैं लीस्ट, जिस तरह लेस, लेस से निकला हुआ है लीस्ट, और काउंट मतलब काउंटिंग करना, मेजर करना, पैमाइश करना। तो लीस्ट काउंट का मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितनी पैमाइश कर सकता है, यानी देखिए हर इंस्ट्रूमेंट की ना एक एबिलिटी होती है कि इतनी छोटी चीज़ को मेजर कर सकता है, अगर इससे छोटी चीज़ होगी तो उसको वो मेजर नहीं कर पाएगा। लेट करें आपके पास जो स्केल होता है, ठीक है, उसके ऊपर इस तरीके से ना ये आप जानते हैं लाइंस बनी होती हैं, डिवीजन्स बनी होती है, 0 0 के बाद हमारे पास 1 है, 1 के बाद 2, इसके बाद 3, देन 4, देन इसके बाद ये 5 आता है छोटा सा, फिर इस तरीके से 1, इस तरीके से लंबा स्केल जाता है। तो ये जो है ना 0 से लेकर 1 तक है ना, ये जो फासला है इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट, या इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन, यानी जो स्केल है ना वो इतनी मेजरमेंट कर सकता है। अगर इससे कोई छोटी चीज़ होगी, यानी अगर ये जो इसके ऊपर स्मॉलेस्ट डिवीजन है
इससे भी अगर कोई छोटी चीज़ होगी तो उसको वो मेजर नहीं कर पाएगा, चूँकि इसकी एबिलिटी ही इतनी है। तो ये बात मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर एक हमारे पास सबसे पहले हम लीस्ट काउंट को पहले डिफाइन करते हैं। लीस्ट काउंट की हेडिंग देते हैं, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर एक्यूरेटली इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। यानी वो छोटी से छोटी पैमाइश जो एक इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से मेजर कर ले, माप ले, उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। हर इंस्ट्रूमेंट की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है कि इतनी छोटी चीज़ मेजर कर सकता है, अगर उससे छोटी चीज़ होगी तो फिर उसके लिए ये वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं बना हुआ, उसको मेजर नहीं कर पाएगा, तो वही उसकी लीस्ट काउंट है। तो यहाँ पर हम बताते हैं द लीस्ट काउंट ऑफ अ क्लॉक इज़ द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल इट कैन मेजर। ठीक है, एक क्लॉक की जो लीस्ट काउंट है वो सबसे छोटा वक़्त का दुरानिया है जो वो मेजर कर सकता है। यानी छोटे से छोटा टाइम उस क्लॉक के ऊपर जो मौजूद है, जिसको वो क्लॉक मेजर कर सकती है, वही इसकी लीस्ट काउंट है। अब हम इसके दोनों पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट, क्लॉक विद आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड हैंड। यानी हमारे पास ऐसी घड़ी जिसके ऊपर घंटे वाली सुई भी है, मिनट वाली सुई भी है और सेकंड वाली सुई भी है। तो अब चूंकि ये सेकंड हैंड है, ठीक है, इसके ऊपर सेकंड वाली नीडल मौजूद है। द सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक मूव स्टेप ऑफ 1 सेकंड। आप जानते हैं कि जो सेकंड वाली सुई है, नीडल है, वो एक स्टेप मूव करेगी तो कितना टाइम बनेगा, 1 सेकंड। ठीक है, सेकंड वाली सुई आप जानते हैं 60 दफ़ा इस तरीके से स्टेप करेगी तो वो 1 मिनट बनता है, तो एक स्टेप 1 सेकंड। तो इन दिस क्लॉक, इसका मतलब इस क्लॉक में द स्मॉलेस्ट मेजरेबल टाइम इंटरवल इज़ 1 सेकंड। सबसे जो छोटा टाइम है वो कितना है, वो 1 सेकंड का ही है। चूँकि 1 सेकंड के बाद 1 मिनट है, ये उससे बड़ा है। 1 आवर जो है वो उससे भी बड़ा है। तो इस घड़ी के ऊपर जो सबसे छोटा टाइम इंटरवल है वो सेकंड वाला ही है, और सबसे छोटा टाइम इंटरवल ही लीस्ट काउंट है। यही हम बता चुके हैं, स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल जो है किसी क्लॉक का, वही उसकी लीस्ट काउंट है। सो लीस्ट काउंट विल बी 1 सेकंड। तो लीस्ट काउंट इस क्लॉक की क्या होगी, 1 सेकंड, क्योंकि इसके ऊपर सबसे जो छोटा टाइम जो ये मेजर कर सकती है, सबसे छोटी सुई, सबसे छोटी नीडल जो उसके ऊपर लगी हुई है वो 1 सेकंड वाली है। तो सबसे छोटा टाइम, सबसे छोटी सुई जो स्टेप मूव कर रही है, वही लीस्ट काउंट है। अब ये देखें, बी पार्ट जो है इसके अंदर घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई है। क्लॉक विद आवर्स एंड मिनट्स हैंड ओनली, यानी इसके ऊपर अब सेकंड वाली सुई मौजूद नहीं है। तो इसके ऊपर सबसे छोटा टाइम इंटरवल फिर क्या होगा, मिनट ही होगा, चूंकि घंटा तो उससे बड़ा होता है। इफ क्लॉक हैज़ आवर्स एंड मिनट्स हैंड देन स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल इट कैन मेजर एक्यूरेटली इज़ 1 मिनट। तो अगर इसके ऊपर सिर्फ घंटे और मिनट वाली सुई है, तो जो छोटा टाइम इंटरवल जो ये घड़ी सही तरीके से मेजर करेगी वो 1 मिनट ही होगी। तो लिहाजा यहाँ पर चूँकि सेकंड नहीं है, सिर्फ मिनट है, सबसे छोटा टाइम इंटरवल ये मिनट ही मेजर कर सकती है। इससे छोटी मेजर करने वाली सुई ही इसके ऊपर मौजूद नहीं है, नीडल ही नहीं है। तो इसका सबसे छोटा टाइम इंटरवल 1 मिनट, सो लीस्ट काउंट विल बी 1 मिनट। तो इसकी लीस्ट काउंट क्या होगी, 1 मिनट होगी। स्टूडेंट्स, आसान सी बात है, आपके पास घड़ी है, उसके ऊपर हमारे पास जो सबसे छोटा टाइम इंटरवल जो वो शो कर सकती है, यानी जो सबसे छोटी सुई है वही उसकी लीस्ट काउंट है। अगर सेकंड वाली सुई है तो फिर लीस्ट काउंट 1 सेकंड होगी, अगर सेकंड वाली सुई नहीं है तो फिर छोटा टाइम इंटरवल मिनट वाला हो जाएगा, तो फिर हमारे पास लीस्ट काउंट 1 मिनट हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आप उसको आंसर लिखेंगे इसका। पहले आप लीस्ट काउंट को डिफाइन करेंगे, फिर क्लॉक की लीस्ट काउंट क्या होती है, स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल होती है। फिर आप बताएंगे कि चूँकि इसमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल सेकंड है तो इसकी लीस्ट काउंट 1 सेकंड है। इसमें सबसे छोटा टाइम इंटरवल मिनट है तो इसकी लीस्ट काउंट 1 मिनट है। इसके मैंने पॉइंट्स बनाए हैं 3, इसके पॉइंट्स बनाए हैं 2। इस तरीके से पेपर में अटैम्प्ट करेंगे, कंप्लीट 2 मार्क्स मिलेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें वो लिखता है कि हाउ कैन द डायमीटर ऑफ अ राउंड पेंसिल कैन बी मेजर्ड यूजिंग मीटर रूल विद द सेम एक्यूरेसी एज दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स डिस्क्राइब। यानी आपके पास एक मीटर रूल है, उससे आपने उस पेंसिल का डायमीटर मालूम करना है, और जो आप डायमीटर मालूम करें ना, वो इतना अच्छा, इतना सही तरीके से, इतना एक्यूरेट जो है आपने फाइंड करना है जिस तरीके से वर्नियर कैलिपर से फाइंड किया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आइए इसका आंसर लिखते हैं। हमने क्या फाइंड करना है, डायमीटर ऑफ पेंसिल, यानी पेंसिल का डायमीटर फाइंड करना है। पहले हम वर्नियर कैलिपर और मीटर रूल दोनों की लीस्ट काउंट के बारे में बात करेंगे, यानी दोनों जो है वो कम से कम कितनी छोटी चीज़ को मेजर कर सकती हैं। तो लिखते हैं, इफ़ वी मेजर द डायमीटर ऑफ पेंसिल विद वर्नियर कैलिपर। अगर हम वर्नियर कैलिपर से उसका डायमीटर मेजर करेंगे। अच्छा, डायमीटर पेंसिल का होता क्या है मैं आपको बता दूं। देखें, लेट करेंगे, मेरे पास एक पेंसिल है,
ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये इसकी लेंथ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और इसकी जो गोलाई है, ठीक है, इस तरीके से इसकी जो मोटाई है इसको बोलते हैं डायामीटर ऑफ पेंसिल। लेट करें आपके पास जो मार्कर है या बाल पॉइंट है वो इससे चूंकि थोड़ी सी पतली होती है तो उसका डायामीटर कम होगा। अब चूंकि बोर्ड मार्कर थोड़ा सा मोटा है तो उसका डायामीटर ज़्यादा होगा। तो मतलब पतली चीज़ का डायामीटर कम, मोटी चीज़ का डायामीटर ज़्यादा। तो ये इसका क्या है, ये इसका डायामीटर है। तो अगर पेंसिल का डायामीटर हम मेजर करेंगे वर्नियर कैलिपर से, वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट होती है 0.01 सेंटीमीटर, यानी इतनी छोटी चीज़ को भी ये मेजर कर सकता है। देन अनसर्टेनिटी इन डायमीटर, तो डायमीटर जो है वो कितना मेजर होगा, 0.01 सेंटीमीटर, यानी जो हम रीडिंग लेंगे ना वो इतनी ज़्यादा या इतनी कम हो सकती है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप जब लेट करें जूस वाला डब्बा लेते हैं ना, उसके ऊपर लिखा होता है कि 100 ग्राम लेट करें अगर उसके अंदर जूस है तो आगे लिखा होता है +-2 ग्राम, यानी जो है ना ये 100 ग्राम से 2 ग्राम या 1 ग्राम ऊपर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो वो क्या है, वो अनसर्टेनिटी है, यानी जो रीडिंग लिखी हुई है ना ये रीडिंग एग्जैक्ट नहीं है, इतनी थोड़ी सी इससे ज़्यादा, थोड़ी सी इससे कम भी हो सकती है। बिल्कुल लेट करें जैसे आप वेट मशीन के ऊपर अपना वेट मेजर करते हैं और वेट मेजर करने के बाद आप कहते हैं मेरा वेट 60 किलोग्राम है। अब आपने 60 किलोग्राम बताया लेकिन हो सकता है एग्जैक्ट 60 ना हो सकता है 59.8 हो, या 59 पॉइंट जो है हमारे पास 7 किलोग्राम हो, या 60.1 किलोग्राम हो। तो मतलब ये जो थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है ना चीज़, इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पर बात ये है कि हमारे पास अनसर्टेनिटी वर्नियर कैलिपर से कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर। जिस तरह आपके लेट करें मैट्रिक में मार्क्स आए हैं 799 तो आप बताते हैं 800 आए हैं, लेट करें मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या एक स्टूडेंट है उसके नंबर आए हैं 1049 तो वो बताता है मेरे 1050 नंबर आए हैं। तो ये जो एक वो ऊपर कर रहा है ना यही अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये है कि वर्नियर कैलिपर से जब हम चीज़ मेजर करते हैं ना तो वो तकरीबन ज़्यादा सही मेजर होती है, उसमें अनसर्टेनिटी बहुत कम होती है, यानी उसमें जो वेरिएशन है ना आगे पीछे वाली, थोड़ी सी वैल्यू आगे जा सकती पीछे आ सकती है, वो बहुत कम होती है, यानी वो मेजरमेंट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। लेकिन अब मीटर रूल टाइपिकली हैज़ लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, तो इसकी लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, विच इज़ लेस प्रिसाइज देन वर्नियर कैलिपर, यानी उसकी निस्बत ये लेस प्रिसाइज है। अब हमने ये करना है कि जो हमने मीटर रूल से डायमीटर मेजर करना है पेंसिल का, वो भी इतना, उसकी लीस्ट काउंट इतनी आनी चाहिए, यानी वो इतनी एक्यूरेट करनी है। तो स्टेप्स टू अचीव एक्यूरेसी, अब ये हम एक्यूरेसी किस तरीके से अचीव करेंगे आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो हम करेंगे प्लेस मल्टीपल पेंसिल्स साइड बाय साइड टाइटली इन स्ट्रेट लाइन। तो हम एक पेंसिल के बजाय ना ज़्यादा पेंसिल्स लेंगे, लेट करें हमने 10 पेंसिल्स ली और इनको इस तरीके से आपने टाइटली एक दूसरे के साथ क्या कर देना है, पैक कर देना है साइड बाय साइड। यूज़ अ मीटर रूल टू मेजर द टोटल डायमीटर ऑफ ऑल पेंसिल्स। अब आपने मीटर रूल लेना है, जिस तरीके से लेट करें ये एक मीटर रूल है, ये एक स्केल है, इससे आपने इस तरीके से मेजर कर लेना है कि ये कितना बन रहा है। यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 10 पेंसिल्स रखने के बाद यहाँ तक आएगी ना, उसको मेजर कर लें। अच्छा, उसको मेजर करने के बाद डिवाइड टोटल विथ द नंबर ऑफ पेंसिल्स। अब जितनी आपकी रीडिंग आई है ना, चूंकि वो तो 10 पेंसिल्स की आई है ना, तो आप उस टोटल को 10 पे तकसीम करेंगे तो फिर एक की आ जाएगी, ऐसे ही है ना। तो डायमीटर ऑफ ईच पेंसिल, यानी एक पेंसिल का डायमीटर क्या होगा, टोटल बंडल जो कि 10 वाला था उसका डायमीटर ओवर टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स, ठीक है। तो आप डिवाइड करेंगे तो अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड ओवर 10, जो कि हमने 10 पेंसिल्स ली हैं। लीस्ट काउंट मीटर रॉड की कितनी होती है, 0.1 सेंटीमीटर ओवर 10, तो 0.1 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये भी बनेगा 0.01 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब अनसर्टेनिटी हमारे पास इतनी आई। अब और ये इतनी अनसर्टेनिटी किसकी होती है, वर्नियर कैलिपर की। तो दिस अनसर्टेनिटी, यानी ये जो हमारे पास आई है ऑफ मीटर रॉड मैच द अनसर्टेनिटी ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो हमने मीटर रॉड से ही पेंसिल का डायामीटर मेजर किया और उसमें अनसर्टेनिटी इतनी आई जितनी वर्नियर कैलिपर से आती है। तो ये है स्टेप्स। देखें जब हम चीज़ों को इकट्ठा मेजर करते हैं ना तो उनमें जो गलती की गुंजाइश है वो कम हो जाती है, अनसर्टेनिटी जो है वो थोड़ी सी कम आती है। तो इसीलिए हम ये वाला जो है स्टेप फॉलो करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। पहले आप डायामीटर, वर्नियर कैलिपर और हमारे पास जो मीटर रॉड है उसका अलग अलग बताएं, फिर हम इसको किस तरीके से अचीव कर सकते हैं एक्यूरेसी को, मीटर रॉड से वर्नियर कैलिपर वाली एक्यूरेसी किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये 4 पॉइंट बना के लिखेंगे तो आपको उससे कंप्लीट 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के अच्छे समझ आ गई होगी।
आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में वो हमसे पूछता है कि हाउ वुड बी द रीडिंग डिफर इफ स्क्रू गेज इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ ग्लास प्लेट। एक ग्लास प्लेट की हमने थिकनेस फाइंड करनी है और किसकी मदद से फाइंड की? स्क्रू गेज की मदद से। किसकी बजाय? वर्नियर कैलिपर की बजाय अगर हम ग्लास प्लेट की थिकनेस स्क्रू गेज की मदद से मेजर करेंगे तो फिर रीडिंग के अंदर क्या फ़र्क आएगा, ये हमने बताना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें सबसे पहले दोनों की लीस्ट काउंट का पता होना चाहिए। जो स्क्रू गेज है उसकी लीस्ट काउंट कम होती है वर्नियर कैलिपर से, तो जितनी लीस्ट काउंट कम होगी उतना उस रीडिंग को वो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइजली अंदर जाकर मेजर करेगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके पहले वन लाइन के अंदर आंसर बताता हूँ, फिर हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे थोड़ा सा। तो हम पहले हेडिंग देते हैं थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट, क्योंकि हम इसको मेजर करने लगे हैं तो हम लिखेंगे अ स्क्रू गेज कैन मेजर थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट मोर प्रिसाइजली एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर। यानी स्क्रू गेज जो है वो ग्लास प्लेट की थिकनेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर करेगा वर्नियर कैलिपर की निस्बत। द रीडिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्क्रू गेज, जो स्क्रू गेज से हम रीडिंग लेने वाले हैं उस ग्लास प्लेट की थिकनेस की, विल हैव मोर डेसिमल प्लेसेस, उसमें इशारे के बाद ज़्यादा नंबर होंगे। जितने इशारे के बाद ज़्यादा डिजिट्स होंगे, डेसिमल प्लेसेस जितने ज़्यादा होंगे, उतनी वो रीडिंग ज़्यादा अथेंटिक होगी, ज़्यादा प्रिसाइज होगी। एग्जाम्पल ले लें, लेट करें मैं कहता हूँ कि मेरा जो मैस है वो है 70 किलोग्राम, ठीक है। तो अभी मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ कि 70 किलोग्राम से कितना ऊपर कितना नीचे, तो अगर मैं इशारिया के बाद एक डिजिट लगा लूँ, लेट करें 1 लगाता हूँ, तो अब मैं थोड़ा सा अथेंटिक प्रिसाइज हो गया हूँ कि नहीं, मेरा मैस 70 किलोग्राम नहीं है बल्कि 70.1 है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, लेकिन अगर यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा अभी कम प्रिसाइज हूँ, थोड़ा सा मुझे कम पता है, अगर मैं इशारे के बाद एक डिजिट और लगा दूँ, नहीं जी मेरा मैस 70.15 है, तो अब इसका मतलब मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रिसाइज हो गया हूँ। पहले मैं थोड़ा सा प्रिसाइज नहीं था, 70 किलोग्राम, तो भाई 70 किलोग्राम से ऊपर या नीचे पक्का पता नहीं। तो 70 पॉइंट जब 1 हुआ तो मुझे पता चल गया कि अब 70 यानी 59.9 नहीं है, 70 भी नहीं है, 70.1 है, थोड़ा सा अच्छे से पता चल गया। लेकिन भाई 71 या 72, 71 से अब कितना ऊपर या कितना नीचे, तो इशारे के बाद एक नंबर और लगाने से अथेंटिक हो गया कि यानी कि अब मेरा जो वज़न है मैस है वो 70.15 है। तो मतलब के इशारे के बाद जितने डिजिट ज़्यादा होते हैं ना, उतनी वो जो वैल्यू है वो ज़्यादा प्रिसाइज हो जाती है, ज़्यादा हम उसके बारे में जान सकते हैं, उतना हमें उस चीज़ का ज़्यादा डीपली पता चलता है। तो यही बात यहाँ पर हम करेंगे, उसको बताएंगे। एक्सप्लेनेशन में हम उसको बताते हैं कि वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है, जबकि स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट 0.001 मिलीमीटर है। तो इसमें इशारे के बाद 2 डिजिट्स आएंगे, स्क्रू गेज से मेजर करेंगे तो वो जो रीडिंग है उसमें इशारे के बाद 3 डिजिट आएंगे, यानी रीडिंग दोनों ही ले लेंगे, मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो प्रिसाइज रीडिंग है, ज़्यादा डीप जो रीडिंग है वो स्क्रू गेज ही लेगा। अ स्क्रू गेज हैज़ मच स्मॉलर लीस्ट काउंट देन वर्नियर कैलिपर, यानी स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर से कम है, यानी कि वो ज़्यादा छोटी रकम को ज़्यादा अच्छे तरीके से मेजर कर सकता है। जितनी लीस्ट काउंट कम होगी मतलब उतना वो छोटी रीडिंग को ज़्यादा अच्छे से मेजर करेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं सो इट कैन मेजर द थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट मोर प्रिसाइजली। तो स्क्रू गेज की चूँकि लीस्ट काउंट कम है तो वो ग्लास प्लेट की थिकनेस को ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर करेगा विद अ ग्रेटर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि स्क्रू गेज के अंदर जो डेसिमल प्लेसेस है वो ज़्यादा होंगे, इशारे के बाद 3 नंबर आएंगे। वर्नियर कैलिपर में इशारे के बाद 2 नंबर आएंगे, तो इशारे के बाद अगर 3 नंबर होंगे तो वो हमें उस ग्लास प्लेट की थिकनेस का ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से पता चल सकता है, किसकी निस्बत? वर्नियर कैलिपर की निस्बत। तो स्टूडेंट्स, ये था सिंपल सा इसका आंसर। हेडिंग देंगे आप, पहले उसको छोटा सा आंसर देंगे, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, रीज़न भी इसके अंदर ही आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको अटैम्प्ट करके पेपर में लिख के कंप्लीट 2 मार्क्स ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ये जो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये इसमें डायग्राम है, डायग्राम के रिलेटेड है, तो याद रखें डायग्राम वाले शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर के अंदर नहीं आते, क्योंकि आप जानते हैं आपका जो एनुअल पेपर है वो उन्होंने एक पेज पे पूरा करना होता है। तो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस जिनकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी हो, जिनके अंदर डायग्राम बनानी पड़े, तो वो पेपर की लेंथ को बढ़ा देते हैं, यानी एक पेज पे वो आपका क्वेश्चन पेपर पूरा ही नहीं आएगा,
तो एक पेज से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर बनता नहीं है ना। तो इसीलिए हमारे पास जो ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो डायग्राम वाले होते हैं या वो न्यूमेरिकल जिनमें डायग्राम भी होती है, यानी क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ डायग्राम है, वो वाले क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते। अच्छा, वो क्वेश्चन जिनमें आंसर के अंदर आपको खुद से डायग्राम बनानी पड़े एक्सप्लेन करने के लिए, वो तो आएंगे ना। तो यहाँ पर आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ही सिंपल सा कहता है, व्हाट इज मीन्ड बाय डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या होती है? गिव वन एग्जांपल। इसकी आपने एग्जांपल भी देनी है। तो पहले हम हेडिंग लगाते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी की। डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या होती है? स्टूडेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन ना हो उसको हम डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहेंगे। A quantity that has no dimensions, a quantity that has no physical dimensions is called डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई डायमेंशन ना हो, जारी सी बात है, जिसमें ना मैस हो, ना लेंथ हो, ना टाइम है, किसी चीज़ की डायमेंशन ना हो, उसको हम बोलेंगे डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आगे 2 पॉइंट्स मजीद लिखते हैं। इट्स डायमेंशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज m0 l0 t0, यानी इसमें ना मैस है, ना लेंथ है, ना हमारे पास टाइम है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका ना यूनिट हो, जारी बात है, आप जानते हैं यूनिट से ही हम डायमेंशन बनाते हैं। अगर यूनिट नहीं होगा तो डायमेंशन भी नहीं होगी। तो लिहाजा अगर किसी चीज़ की डायमेंशन ना हो तो वहाँ पर MLT ऊपर 0 लगा देते हैं। आप जानते हैं किसी भी डायमेंशन को हम मैस और लेंथ और टाइम से ही शो करते हैं, और अगर तीनों नहीं होंगे तो तीनों की पावर 0 लगा दी जाएगी। अब इसके बाद ये एक पॉइंट है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम द रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज विद सेम डायमेंशन। आमतौर पर ऐसी क्वांटिटीज़ की डायमेंशन नहीं होती जो हमारे पास सिमिलर क्वांटिटीज़ की रेशो है। सो ऑल डायमेंशन कैंसल आउट, तो उनकी डायमेंशन आपस में कैंसिल हो जाती हैं। अब इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल्स देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसकी रेशो होती है। द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बनता है C/V। अब C जो है वो भी स्पीड है, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड। V जो है ये भी स्पीड है, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड, तो कट जाएगा ना। तो लिहाजा इसकी डायमेंशन नहीं बनेगी, इसकी हमारे पास कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। यानी स्पीड की डायमेंशन क्या होती है? LT-1, और ये नीचे स्पीड है, इसकी डायमेंशन भी LT-1, तो वो कट जाएगी, लिहाजा इसकी डायमेंशन नहीं बनेगा। तो यही लिखा है कि ये रेशो होती है टू सिमिलर क्वांटिटीज़, यानी ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, तो ऊपर भी सेम डायमेंशन है, नीचे भी स्पीड की सेम डायमेंशन है, तो डायमेंशंस क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो लिहाजा इसकी डायमेंशन नहीं बनेगी। स्ट्रेन आप जानते हैं, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये आगे आप जाकर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ भी L0, तो लेंथ का यूनिट मीटर, इसका भी मीटर, तो कट जाएगा ना, यूनिट ही नहीं बना। तो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो इनकी डायमेंशन कट जाएगी, लिहाजा इसकी डायमेंशन नहीं बनेगी। तो इट रिजल्ट्स फ्रॉम द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। दोनों सेम क्वांटिटीज है, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, दोनों की डायमेंशन सेम है, तो डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी, लिहाजा रिजल्ट में कोई डायमेंशन नहीं आएगी। एंगल, रेडियन आप जानते हैं, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क लेंथ ओवर रेडियस। अब आर्क लेंथ भी डिस्टेंस है और रेडियस भी फासले को बोलते हैं, तो लिहाजा दोनों की डायमेंशन आपस में कैंसिल हो जाएगी, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी भी डायमेंशन नहीं बनेगी। तो ऐसी हमारे पास क्वांटिटी जिसकी कोई डायमेंशन ना हो उसको हम डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलते हैं। जब डायमेंशन नहीं है तो MLT तीनों के ऊपर 0 लगा दे। चूँकि आप जानते हैं कोई भी डायमेंशन हो ना वो MLT की फॉर्म में आती है, ऊपर कुछ ना कुछ पावर आती है। तो जब डायमेंशन नहीं होगी तो ऊपर पावर भी नहीं आएगी, और पावर 0 का मतलब होता है 1। तो यानी यहाँ पे ये सारा 1 ही बन रहा है। M की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है, L की पावर 0 ये भी 1 होती है। तो मतलब इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसने ना एक एग्जाम्पल पूछी है, आप एक एग्जाम्पल लिख दें या 2 एग्जाम्पल लिख दें, 3 एग्जाम्पल मत लिखिएगा। आमतौर पर रूल ये है कि जितना पूछा जाए वो कोशिश करें कि उतना लिखें। अगर कोई थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दें तो उसका आपको फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम इस चैप्टर का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एक डायग्राम वाला क्वेश्चन है, इसलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। उसने हमें ये 2 नंबर दिए हुए हैं, इनको हमने राउंड करना है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। और हमने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है। इसके 2 पार्ट्स हैं।
ए पार्ट में हमें नंबर दिया हुआ है 0.02055 और बी पार्ट में हमें नंबर दिया हुआ है 4656.5। तो मैंने ना दोनों नंबर्स के नीचे दो सेम हेडिंग दे ली हैं क्योंकि उसने हमसे दो डिमांड्स की हैं। एक तो राउंड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करना है और सेकंड साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है, तो लिहाजा इसकी भी हमने हेडिंग दे ली। आइए पहले हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो ये हमारे पास है नंबर 0.02055। तो इसको हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करेंगे। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के रूल्स आपको आने चाहिए। आप जानते हैं कि नॉन ज़ीरो नंबर्स जो हैं जिस तरीके से 2, 5, 5 ये तो सिग्निफिकेंट ही है, और अगर ज़ीरो इनके दरमियान में आ जाए, ज़ीरो जो है वो दो नॉन ज़ीरो के दरमियान में आ जाए, दो सिग्निफिकेंट के दरमियान में आ जाए, तो वो भी सिग्निफिकेंट ही कहलाता है। रूल्स आपको आने चाहिए। तो इसमें ये 2055 ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जबकि ये शुरू वाले 2 ज़ीरो हैं, ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हमने सिर्फ ये 3 रखने हैं, ये वाले 2, 0 और 5 ये रखने हैं। इस 5 को हमने यहाँ से स्किप करवाना है, तो ये बनेगा 0.020। अब हमने राउंड ऑफ करना है, तो इसको हमने एलिमिनेट करना है। जारी बात है जिसको एलिमिनेट करना है उससे पीछे वाला, अगर ये जो है ना जिसको एलिमिनेट कर रहे हैं, अगर ये 5 से बड़ा होता यानी 6 होता, 7 होता, तो हम इस वाले को एक इंक्रीज़ कर देते। आप जानते हैं ये राउंड ऑफ का रूल है। और अगर ये 5 से कम होता यानी ये इस 5 यहाँ पे होता 4, 3, 2 या 1, तो फिर हम इसको एज इट इज़ रखते। यानी जिसको एलिमिनेट कर रहे हैं ना, अगर वो 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले को एक बढ़ाते हैं, 5 से छोटा हो तो पीछे वाले को जैसा है वैसा ही रखते हैं, कुछ नहीं कहते। लेकिन अगर 5 हो तो फिर क्या करते हैं, ये वाला रूल समझेगा। जिसको आप एलिमिनेट कर रहे हैं अगर वो 5 हो तो पीछे वाले को देखना है, अगर वो ऑड हो तो उसको बढ़ा देना है, इवन हो तो उसको एज इट इज़ रहने देना है। अब देखें ये 5 है तो पीछे वाला जो है वो ऑड है। ऑड मतलब जिस तरीके से 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड, तो ऑड हो तो इनको एक इंक्रीज़ कर देते हैं। तो 5 को एक इंक्रीज़ करेंगे 6 बन जाएगा। अगर यहाँ पर ये वाला 5 ना होता, कोई हमारे पास इवन नंबर होता, तो फिर हम उसको नहीं बढ़ाते। तो ये आपको राउंड ऑफ के रूल्स आने ही चाहिए। मैं समझा देता हूँ। देखें अगर ये है ना 25.6 है तो इसको राउंड ऑफ क्या करेंगे, ये बनेगा 26 बन जाएगा। ठीक है, मतलब 5 से बड़ा था, पीछे वाले को एक इंक्रीज़ कर दिया। अगर होता 25.3 होता तो ये 25 ही आता, चूँकि 5 से छोटा हो तो पीछे वाले को कुछ नहीं कहते। तो 25.5 अगर 5 ही हो तो फिर पीछे वाले को बढ़ाते हैं, अगर वो हमारे पास क्या हो, ऑड हो। अगर होता इस तरीके से 24.5 होता तो फिर हम 24 लिख लेते, क्योंकि अगर 5 से पीछे वाला, 5 को एलिमिनेट कर रहे हैं ना, तो 5 को एलिमिनेट कर रहे हैं, पीछे वाला अगर इवन है तो उसको वैसे लिख लें, 5 को एलिमिनेट कर रहे हैं, पीछे वाला ऑड है तो उसको बढ़ा दें। ये तो बड़े सिंपल से रूल्स है। 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले को बढ़ाते हैं, छोटा हो तो पीछे वाले को वैसे ही रहने देते हैं। लेकिन 5 वाला आप याद रख लें, इसको मैंने आपको समझा दिया, रफ था रेज कर दिया। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अच्छा, इसको ना साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, चूँकि जो राउंड ऑफ किया जा चुका है उसको लिखना है। तो ये क्या बनेगा 2.06। अब साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, जो आपका डेसिमल है, जो आपका इशारिया है, वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो पहला नॉन ज़ीरो तो फिर 2 है, चूँकि ये तो ज़ीरो है, तो इशारिया को हम यहाँ से यहाँ पर ले आए। कितने डिजिट्स आगे लेके आए, 2 डिजिट्स, 1 और ये वाला 2, तो 2 डिजिट्स आगे लेके आए ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 की पावर -2 आएगा। ठीक है, तो अगर डिजिट्स को आप राइट में लेके जा रहे हैं तो 10 की पावर माइनस में आती है, और पीछे लेके जाएं तो फिर 10 की पावर प्लस में आती है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी चाहिए। तो ये हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ किया, फिर इसको हमने इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए 10 की पावर में लिखना होता है, और डेसिमल पहले नॉन ज़ीरो हिंसे के बाद होना चाहिए। तो ये था हमारे पास, इसके दोनों चीज़ें हमने कर दी, राउंड ऑफ भी कर दिया, साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख दिया। अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा क्रिटिकल है, इसको समझिएगा। पहले मैं इस नंबर को लिख लेता हूँ 4656.5। अब हमने इसको ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है। तो अब यहाँ पर फिर वही रूल है, ये हमारे पास है 4, 6। अब ये देखें
ये हमारे पास सारे ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, चूँकि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये सारे के सारे नॉन ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमने रखने हैं कितने, 3। तो हमें फिर यहाँ पे यहाँ तक रुकना है, इससे आगे वाले दोनों को एलिमिनेट करना है। तो देखिए ये जो है ना ये 6 है, मतलब ये 5 से बड़ा है। तो इसको हम अगर ये 5 से बड़ा है तो पीछे वाला क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन अब ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? चूंकि देखो राउंड ऑफ करने से ना, राउंड ऑफ करने से नंबर चेंज नहीं होता। ये है 4656 और ये है 466। तो ये तो नंबर जो है वो इनमें हज़ारों का फ़र्क आ गया। तो यहाँ पर हमें खुद से एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा। अब देखें ये तकरीबन बराबर है, ठीक है। 4660 या 4656 तकरीबन आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आप याद रख लें। अच्छा, इसमें ना ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। इस नंबर को इस तरह लिखा चूँकि इनमें आप फ़र्क नहीं, अगर इस ज़ीरो को नहीं लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, चूँकि 466 और ये 4000 समथिंग है। तो बड़ा फ़र्क है, राउंड ऑफ करने से जो नंबर है वो सेम रहता है, यानी उसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करते हैं, ये बात है। तो अच्छा, अगर मैं इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा ना फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। देखो इसको कैसे लिखेंगे, 4.66 लिखेंगे ना, इशारिया जो है कहाँ पे लेके आना, यहाँ पर लास्ट पे है। तो यहाँ पर लाएंगे तो 3 हिस्सा ही आप पीछे आए हैं, ये देखो यहाँ पे है ना, इसको यहाँ पे लेके कितने ईयर्स पीछे है, 3। तो 10 की पावर 3 आएगा। देखो अगर इशारिया पीछे लेके जाओगे 10 की पावर प्लस आएगी, इशारिया जो है वो आगे लेके जाओगे इस तरफ तो फिर माइनस में आएगी। तो अब अगर आप इसमें देखें तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है, फिगर्स हैं। 10 की पावर के अलावा बाकी सिग्निफिकेंट होते हैं, तो वो 3 है, 4 6 और 6 3 है ना। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। और जब आप 10 की पावर 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल यही बनेगा। तो यहाँ पर मोस्टली बच्चे मिस्टेक करेंगे, वो यहाँ तक लिखेंगे, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है? क्योंकि ये नंबर आपस में मिल ही नहीं रहे। नंबर आपस में इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी इतना फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पर आपको ज़ीरो लगाना पड़ेगा, यानी आप 1000 से 100 के अंदर नहीं आ सकते, 1000 से 100 के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। ये 4000 है, ये भी 4000 है, ये 600 है, ये भी 600 है। अच्छा, ये 56.5 है, ये 60 है। तो हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। तो इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ ये 3 है, ये ज़ीरो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आप देख रहे हैं 10 की पावर से पहले सिर्फ 3 है और ये तीनों नॉन ज़ीरो है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये हमने इस तरीके से इनको सॉल्व कर दिया, पहले राउंड ऑफ कर दिया और फिर जो राउंड ऑफ किया है उसको सिग्निफिकेंट में लिख दिया। अब देखिए इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 206। 10 की पावर से जो पहले वाला है वो सिग्निफिकेंट होता है, तो इसमें 3 है, ये तीनों सिग्निफिकेंट है। 10 की पावर से पहले कितने डिजिट्स हैं? 3 है, तो ये तीनों क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, लेकिन इसको समझने के लिए आपको डाटा को राउंड ऑफ करना और सिग्निफिकेंट्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी था। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे इस एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।